हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर, यह है स्टोरी नंबर 6। तो जो आपकी बुक है द फुटप्रिंट विदाउट फीट, उसकी है स्टोरी नंबर 6 द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो इसका जो पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि जो एक साइंटिस्ट हैं रिचर्ड एब्रिट, ठीक है, तो वो किस तरीके के साइंटिस्ट हैं या उनके अंदर क्या क्या क्यूरियोसिटी हैं, क्या क्या वो करना चाहते हैं, और जो है उनको बटरफ्लाई से इतना लगाव क्यों था। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर आपको जानना है तो आप चैनल पर जाकर इसका लिंक देख सकते हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं इसका पार्ट टू में हम देखेंगे कि देन इन द 7th ग्रेड ही गॉट अ हिंट ऑफ व्हाट रियल साइंस इज व्हेन ही एंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर एंड लॉस्ट। तो जब वो काउंटी साइंस फेयर में गए, ठीक है, वहाँ पर एक फेयर होता था काउंटी साइंस फेयर, पेनिनसिलिनिया में रहते थे वो। तो वहाँ पर एक छोटा सा टाउन था रीडिंग, तो वहाँ पर रहते थे वो, है ना। तो वहाँ पर एक काउंटी साइंस फेयर था, तो उसमें कि जब वो गए तो वो जो है ना उन्हें अच्छा नहीं लगा वहाँ जाकर, क्योंकि उन्हें वहाँ जाकर 7th ग्रेड में थे उस टाइम वो, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में थे। तो उन्हें पता चला कि जो रियल साइंस है वो क्या होती है ना। वो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा उदास थे, उनको समझ में नहीं आया कि क्या करें। इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग टू सिट देयर एंड नॉट गेट एनी थिंग वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन्ट समथिंग। तो इट वॉज रियली अ सैड फीलिंग, तो ये वहाँ पर बहुत उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख की बात थी कि देयर एंड नॉट गेट एनीथिंग, कि उन्हें वहाँ जाकर जो है कुछ भी नहीं मिला। वाइल एवरीबडी एल्स हैड वॉन्ट समथिंग, जबकि वहाँ पर हर कोई कुछ ना कुछ जीत रहा था। एब्रिट ने कहा हिज एंट्री वॉज स्लाइड्स ऑफ फ्रॉक टिश्यू विच ही शोड अंडर अ माइक्रोस्कोप। उन्होंने जो वहाँ पर एंट्री ली तो वो फ्रॉक टिश्यू जो थे स्लाइड्स पर उसको लेकर गए थे अंदर, जो कि उन्होंने जो है माइक्रोस्कोप्स के नीचे रखकर दिखाना था। ही रियलाइज द विनर्स हैड ट्राई टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। तो उन्होंने वहाँ जाकर रियलाइज़ किया कि जो विनर्स थे वहाँ पर, जो जीत रहे थे वहाँ पर, जो सबको जो प्राइज़ मिल रहे थे, तो उन्होंने जो है ना रियल एक्सपेरिमेंट्स करे थे, जो वास्तविक प्रयोग होते हैं उन्होंने वो करे थे। नॉट सिंपली मेक अ नीट डिस्प्ले। उन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि सजावट की चीज़ करके कुछ ले जाओ या कुछ बाहर से कुछ डिस्प्ले करके दिखा दो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा था वहाँ पर सिर्फ जो था रियल एक्सपेरिमेंट्स की वैल्यू थी। Already the competitive spirit that drives Richard Abbott was appearing। तो ऑलरेडी क्या था उनके अंदर, एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थी, मतलब वो उनके अंदर हमेशा कंपटीशन की भावना रहती थी। मतलब जब वहाँ पर वो जीत नहीं पाए तो उन्होंने हमेशा ये लगता था कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पाया। तो उन्होंने ना आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि अगले साल जब ये काउंटी साइंस फेयर होगा तो मैं एक रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा, ही सेड। उन्होंने कहा द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वॉज द इंसेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और जो चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो जानते थे जो चीज़ सबसे ज़्यादा उन्हें पसंद थी वो थी इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े से उन्हें बहुत लगाव था, उस पर वो काम करना चाहते थे, जो कि वो पास्ट सेवरल ईयर्स, जो कि पिछले कई सालों से कर रहे थे। सो ही रॉट टू डॉक्टर उर्कोहार्ट फॉर आइडियाज। इसीलिए उन्होंने जो है, जो डॉक्टर उर्कोहार्ट थे, तो उनसे कुछ आइडियाज़ के लिए उनके पास उनको लिखा। एंड बैक केम अ स्टैक ऑफ सजेशंस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। तो उन्होंने क्या था, उनको जो है ना बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स के बारे में समझाया, बैक टू बैक वो बताते चले गए कि ये कर लो, नहीं तो ये कर लो, नहीं तो ये कर लो। इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें उनको समझाई। दोस केप्ट एब्रिट बिजी ऑल थ्रो हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट्स इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर्स। तो इससे क्या हुआ था, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट बताए, उनको बैक टू बैक कई सारे एक्सपेरिमेंट बताए, उनको आइडियाज़ दिए, तो इससे वो बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे। अपने हाई स्कूल तक वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे एंड लेड टू द प्राइज। और इसकी वजह से उन्हें प्रोजेक्ट्स में जो है काउंटी साइंस फेयर में जो है प्राइज़ मिले एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर में भी उन्होंने प्राइजेस जीते। तो हाई स्कूल जो था वहाँ पर क्या होता है, 4 साल का होता है, 9th 10th 11th एंड 12th, उसको हाई स्कूल बोलते हैं वहाँ पर। 9th 10th 11th एंड 12th इसको हाई स्कूल बोलते थे वहाँ पर, ठीक है। तो फॉर हिज 8th ग्रेड प्रोजेक्ट, अब आती है देखो 7th ग्रेड में जो है उन्होंने वो गए थे काउंटी साइंस फेयर में, तो उन्हें वहाँ पर कोई भी इनाम नहीं मिला था। तो अब आती है 8th ग्रेड प्रोजेक्ट की। जब वो अपने 8th ग्रेड प्रोजेक्ट में थे तो एब्रिट ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। तो एब्रिट जो थे, जब अपने साइंस प्रोजेक्ट के लिए गए थे, 8th ग्रेड में थे तब वो, तो वो ट्राई कर रहे थे कि जो मोनार्क कैटरपिलर्स होते हैं, जो मोनार्क बटरफ्लाई होती है, उनके जो कैटरपिलर्स होते हैं, उसको एक तरीके की बीमारी हो जाती थी, वो कई सालों से हो रही थी, वायरल डिसीज़ था जो कई सालों से मोनार्क कैटरपिलर्स को प्रभावित कर रही थी। एब्रिट थॉट द डिसीज माइट बी कैरिड बाई अ बीटल। उनको लगता था कि जो ये बीमारी है एक बीटल के कारण होती है, ठीक है। समझ में आई आपको पूरी बात। मोनार्क कैटरपिलर्स की जो विंग्स थे उस पर एक बीमारी होती थी, वायरल डिसीज हो जाता था उसको। तो उनका कहना था, वो सोचते थे कि जो ये डिसीज़ है, जो ये बीमारी है, ये बीटल से होती है। बीटल, ठीक है, बीटल एक तरह का कीड़ा होता है, वही बीटल से होती है। ही ट्राइड
रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कैटरपिलर्स को इकट्ठा करना शुरू किया इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स, बीटल की उपस्थिति में। तो उन्होंने क्या करा, कैटरपिलर्स और बीटल्स दोनों को एक साथ रखा। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट। तो उन्हें कोई जो है वास्तविक रिजल्ट नहीं मिला। ही सेड, उन्होंने कहा, बट आई वेंट अहेड एंड शोड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट दिस टाइम आई वोन। लेकिन वो इससे ना एक्सपेरिमेंट को जो शो करने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने दिखाया वहाँ जाकर। उनको ऐसा लगा कि जब उन्होंने बीटल के साथ कैटरपिलर्स को रखा, कि लोग कहते थे कि बीटल से कैटरपिलर्स को एक बीमारी होती है, तो लेकिन जब उन्होंने उसको वहाँ पर रखा तो उन्हें समझ में आया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कैटरपिलर्स को बीटल से कोई बीमारी नहीं होती है। तो उन्होंने अपने इस प्रयोग को वहाँ जाकर दिखाया। तो इस टाइम क्या था, वो जीत गए। ठीक है, दिस टाइम आई वॉन, दिस टाइम मैं जीत गया। ठीक है, तो द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट, अगले साल साइंस फेयर प्रोजेक्ट में वॉज टेस्टिंग द थ्योरी दैट वाइसराय बटरफ्लाइज कॉपी मोनार्क्स। ठीक है, तो अब होती है, एक तो होती है वाइसराय बटरफ्लाइज और एक होती है मोनार्क्स। तो उनका कहना था कि एक थ्योरी थी, वो इस थ्योरी को टेस्ट कर रहे थे कि वाइसराय बटरफ्लाइज जो हैं वो कॉपी करती हैं किसकी, मोनार्क बटरफ्लाई की। तो द थ्योरी वॉज दैट वाइसराय लुक्स लाइक मोनार्क्स बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू द बर्ड्स। तो ये जो थ्योरी है इस पे काम करती थी कि वाइसराय जो होती हैं वो मोनार्क की तरह दिखना चाहती थी, क्योंकि वाइसराय जो बटरफ्लाई हैं वो मोनार्क की तरह अपने आप को बना लेती थी। क्योंकि इसकी वजह से बनाती थी वो, क्योंकि वाइसराय जो बटरफ्लाई थी ना, वो उनको पक्षी खा जाते थे। ठीक है, चिड़िया वगैरह उनको खा जाती थी, पक्षी उनको खा जाते थे, तो वो उनका डिनर बन जाती थी। तो इसीलिए वो अपना जो लुक था, या फिर वो अपने आप को ऐसे ढाल लेती थी जैसे वो मोनार्क बटरफ्लाई दिखाई देती है। मोनार्क बटरफ्लाई को कोई नहीं खाता था। ये थ्योरी थी। ठीक है, समझ में आ रही है आपको पूरी बात। तो उन्होंने ये सोचा कि जो वाइसराइज थी ऑन द अदर हैंड, ओके, ऑन द अदर हैंड डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स। ठीक है, बता रही हूँ। तो वाइसराइज जो थी वो चिड़ियों को अच्छी लगती थी, पक्षी उनको खा जाते थे। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। तो इसलिए वो सोचते थे कि हम जो है मोनार्क की तरह हो जाएंगे तो हम जो है चिड़ियों का खाना नहीं बन पाएंगे। एवरेज प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। ठीक है, तो लेकिन एवरेज का जो प्रोजेक्ट था वो ये कहता था कि जो चिड़ियाँ हैं वो मोनार्क को भी खा जाती हैं। ही फाउंड दैट अ स्टार्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक जो है स्टार्लिंग ली। स्टार्लिंग एक बर्ड थी जो उन्होंने ली अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने एक स्टार्लिंग को लिया जो कि जो पक्षी खाते हैं ना, तो उसको नहीं खाती थी, वो सबको खा जाती थी। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। लेकिन उसने क्या किया, उसने जो था सारे मोनार्क को खा लिया। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो उसने सारे मोनार्क जितनी बटरफ्लाई थी उसको खा लिया। देखो ये है थ्योरी कि सब कहते थे कि वाइसराय जो है मोनार्क की तरह बन जाती है, क्योंकि वाइसराय को सारे पक्षी खा जाते हैं। इसीलिए वो अपना रहन सहन, अपने आप को जो लुक वाइज थी वो ऐसे बन जाती थी जैसे वो मोनार्क बटरफ्लाई होंगी। मोनार्क को तो कोई खाता ही नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये साबित कर दिया कि स्टार्लिंग जो उन्होंने एक बर्ड ली तो वो सारे मोनार्क को खा गई थी। तो उन्होंने साबित कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो एवरेट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसराय इज प्रोबब्ली टू कॉपी द मोनार्क। तो दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड द थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। तो जो प्रोजेक्ट था उनका वो जूलॉजी डिवीजन में पहले स्थान पर आया, और जो थर्ड रहा कहाँ पर, काउंटी साइंस फेयर में तीसरे स्थान पर आए। तो काफ़ी अच्छा उनका जो है एक्सपेरिमेंट ये वहाँ पर रहा। देखो, तो ये है मोनार्क बटरफ्लाई है ना, ये जो है ये मोनार्क है और ये है वाइसराय है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जब वो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, यानी कि वो 10th में थे। ठीक है, तो रिचर्ड एवरेट बिगेन द रिसर्च दैट लीड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। तो उन्होंने एक रिसर्च की थी किस पर, उनकी जो खोज थी एक कि जो कीड़ों में एक हार्मोन जाना जाता है उसके ऊपर उन्होंने खोज की। इंसेक्ट हार्मोन जो होता है उसके ऊपर उन्होंने एक रिसर्च की, उसकी एक खोज की। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लीड टू ऑफ हिज न्यू थ्योरी ऑन हिज लाइफ ऑफ सेल्स। इनडायरेक्टली वो क्या करते थे, वो अपनी एक नई थ्योरी बना रहे थे जिस तरीके से सेल्स की लाइफ होती है, कि किस तरीके से सेल्स की लाइफ होती है, वो किस तरीके से वर्क करती हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस होते हैं, वो इस पे काम कर रहे थे। तो द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वॉज सिंपल। तो जिस क्वेश्चन को जानने की कोशिश कर रहे थे उसका आंसर जो था बहुत सिंपल था। जैसे कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द 12 टीनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। तो उनका कहना यह था कि जो मोनार्क बटरफ्लाई का प्यूपा होता है, ठीक है, आपने देखा होगा, तो देखना, आप गूगल पर सर्च मारना, देखना मोनार्क बटरफ्लाई का जो प्यूपा होता है उसमें ना 12 जो होते हैं छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं। तो उसका पर्पज़ क्या है, वो क्यों होते हैं उसमें, तो उनका क्वेश्चन ये था।
तो एवरीवन अज्यूम द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, हर कोई सोचता था कि स्पॉट्स जो हैं उसकी बटरफ्लाई के प्यूपा पर तो ये ऑर्नामेंटल हैं, यानी कि ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए दिए हुए हैं। एब्रिट सेड, लेकिन एब्रिट ने कहा, बट डॉक्टर उर्कुहार्ट डिड नॉट बिलीव इट, लेकिन जो है डॉक्टर उर्कुहार्ट को इस पर विश्वास नहीं होता था। वो कहते थे नहीं नहीं, इसका कोई ना कोई तो रीज़न है। टू फाइंड द आंसर, अपने आंसर को जानने के लिए एब्रिट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू build a device that showed that the spots were producing a hormones necessary for the butterfly's full development। तो इस बात को जानने के लिए एब्रिट ने और उनके और जो एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट था, उन्होंने सबसे पहले एक डिवाइस बनाया जो ये दिखाता था दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन, की जो स्पॉट्स हैं इनसे एक हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है, इनसे जो है बटरफ्लाई की जो प्यूपा पर जो छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं तो उनसे एक हार्मोन्स निकलता है जो कि बटरफ्लाई की फुल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। यानी जो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है उसमें जो है उसके डेवलपमेंट के लिए वो है आवश्यक है। तो उन्होंने बताया तो ये जो हार्मोन्स होता है इस पे काम करता है। दिस प्रोजेक्ट वोन एब्रिट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर, तो इस प्रोजेक्ट ने एब्रिट को काउंटी फेयर में पहले स्थान पर विजयी कराया एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और उनकी जो एंट्री इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में भी कराई। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, जहाँ पर उन्होंने जूलॉजी में तीसरे स्थान पे विजेता बनाया। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, और बल्कि वो गर्मियों में क्या होता है समर में उनको एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में काम करने का मौका भी मिला, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, उसकी एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में उनको काम करने का मौका भी मिला, यानी कि गर्मियों की छुट्टी में जो टाइम मिल जाता था उसमें वो वहाँ पर काम करते थे। एज अ हाई स्कूल जूनियर, जैसे ही वो हाई स्कूल के जूनियर में थे 11th में, तो रिचर्ड एब्रेट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा, तो रिचर्ड एब्रेट ने जो अपने एक्सपेरिमेंट थे वो कंटिन्यू करे मोनार्क प्यूपा पर, मतलब वो लगातार करते रहे, प्यूपा से हार्मोन्स निकलता है उनको, ये तो उन्होंने साबित कर दिया, अब उसके प्यूपा पर वो लगातार काम करते रहे। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer। इस साल क्या हुआ, उनके प्रोजेक्ट ने जो है इंटरनेशनल साइंस फेयर में पहले स्थान पर जीत पाई एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उनको एक और चांस मिला समर में आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का। इन इस सीनियर ईयर, जब वो अपने सीनियर ईयर में थे, ही वेंट अ स्टेप फर्दर, तो वो अपना उन्होंने एक कदम और उठाया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ monarch's wings in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wings scales only if they were fed the hormones from the gold spots। तो उन्होंने ही ग्रू सेल्स, जब वो सेल्स बना रहे थे फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग्स इन अ कल्चर, तो उस कल्चर में क्या होता है, मोनार्क के विंग्स पे जो हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, तो जो नॉर्मल बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है जो हार्मोन्स निकलता है उस पर विंग्स पर जो बैठता था, तो विंग्स स्केल्स ओनली इफ दे वर फीड द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स, जो गोल्ड स्पॉट्स से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो वही होता था, ठीक है। तो दैट प्रोजेक्ट वोन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, इस प्रोजेक्ट को भी जूलॉजी के इंटरनेशनल फेयर में पहले स्थान पर विजयी घोषित किया गया। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब देखो इसमें लिख रहा है ना आफ्टर ग्रेजुएशन, तो एक तो होता है ग्रेजुएशन का मतलब यह है कि या तो आप स्कूल से पास आउट हो या फिर कॉलेज से पास आउट हो, ठीक है, ग्रेजुएशन का मतलब है। तो यहाँ पर जो ये ग्रेजुएशन का मतलब है ये स्कूल से पास आउट का मतलब है, यानी कि 12th के बाद, ठीक है। ही स्पेंड द समर, उन्होंने जो अपनी गर्मियों की छुट्टियाँ आफ्टर ग्रेजुएशन जो है आर्मी लेबोरेटरी में और ज़्यादा काम किया एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी उन्होंने उसमें काम किया। The following summer, after his freshman year at Harvard University, Everett went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormones from the gold spots। तो गर्मियों की छुट्टियों में जब वो अपने फ्रेशमैन ईयर में थे, मतलब अपने जो ग्रेजुएशन जब वो कर रहे थे, 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसका जो पहला ईयर था, तो कहाँ पर थे वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एवरेट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी, वो दोबारा लेबोरेटरी में वापस गए, कहाँ पर, ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हॉर्मोन्स विद फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट, जो गोल्ड स्पॉट से हार्मोन्स निकलता था उन्होंने उस पर और ज़्यादा रिसर्च की। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, और लेबोरेटरी के जो है सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट को जब वो यूज़ करते हुए ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, तो वहाँ पर उन्होंने हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर को
आइडेंटिफाई किया। मतलब वहाँ पर जब हार्मोन्स जो लेबोरेटरी में वो जाते थे तो वहाँ के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनको वो यूज़ करते थे, क्योंकि वहाँ पर वो काम करते थे। तो उन्होंने वहाँ पर रहते ही रहते हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर पता किया। ईयर एंड अ हाफ लेटर, ठीक है, यानी कि 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, अपने जूनियर ईयर में, एब्रिट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। तो एब्रिट के दिमाग में एक नया विचार आया, कि किसके लिए आया, उनके माइंड में विचार कि सेल लाइफ क्या होती है। उन्होंने सोचा कि थ्योरी जो होती है सेल लाइफ की वो क्या है। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और ये तब आया जब वो क्या कर रहे थे, एक्सरेज फोटोज देख रहे थे, किसका, केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स का पहले तो उन्होंने, देखो मैंने ऊपर बताया था कि हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उन्होंने उसका पता किया था। ठीक है, इस वाले पैराग्राफ में ही पता है, उन्होंने हार्मोन्स का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसको आइडेंटिफाई किया, उसका पता किया। और जो बाद में क्या था, अपने जूनियर ईयर में उन्होंने क्या करा, वो उनके दिमाग में जो आए थ्योरी आई सेल लाइफ के बारे में। और ये कब आई, जब वो एक्सरे देख रहे थे, एक्सरे फोटोज देख रहे थे केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्मोन्स का। When he saw those photos, जब उन्होंने ये फोटोज देखे, एब्रिड डिड नॉट शाउट यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। तो एब्रिड ना ज़्यादा चौंके नहीं, जैसे कहते हैं ना बहुत से लोग जैसे कोई बहुत बड़ी उपलब्धि पा लेते हैं तो उनको घमंड आ जाता है कि हाँ भाई हमने करा है, हमने करा, लेकिन उनको ऐसा कुछ नहीं हुआ यूरेका कि मैंने ये किया है या फिर मैंने वो किया है, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। और इवन आई हैव गॉट इट, ना उन्होंने ये बोला कि हाँ भाई मैंने किया है ये। बट ही बिलीव दैट अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, उन्होंने, लेकिन क्या था, लेकिन उन्हें विश्वास था, उन्होंने विश्वास, बट ही बिलीव दैट, उन्हें विश्वास था अलोंग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, कि वो अपनी खोजों से इंसेक्ट हार्मोन्स के बारे में पता लगा लेंगे। या उन्होंने जो इतनी सारी चीज़ें पता करी तो उन्होंने सोचा कि इससे तो इंसेक्ट हार्मोन्स का पता भी लग जाएगा। द फोटोज गिव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। इस फोटोज ने बायोलॉजी की सबसे बड़ी पजल को का आंसर दिया, मतलब सबसे बड़ी जो पहेली थी उसको सुलझा दिया। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि सेल जो होते हैं कैसे डीएनए के ब्लूप्रिंट कहे जाते हैं, या कैसे वो डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड कंट्रोल्स हेरिडिटी। तो डीएनए क्या होता है, तो डीएनए जो होता है एक सब्सटेंस होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। वो कहाँ पर पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी को कंट्रोल्स करता है। ठीक है, तो ये साइंस के चैप्टर रिप्रोडक्शन में होता है कि डीएनए अगर आपको पढ़ना है तो आप लोग देखिएगा कि सेल कहाँ पर होता, डीएनए कहाँ पर होता है, ये पाया जाता है सेल के न्यूक्लियस में। ठीक है, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ये इसने जो था, इस पता चला कि जो ब्लूप्रिंट होते हैं डीएनए के, तो इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ये सेल के फंक्शंस और फॉर्म को डिटरमाइन करते हैं, मतलब उसके जो कार्य हैं सेल के वो क्या क्या हैं, उसके फंक्शन को निर्धारित करते हैं। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसीलिए डीएनए को जो है लाइफ का ब्लूप्रिंट कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, तो 10 डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। क्या करते हैं ये, इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। और ये होते कहाँ पर है, डीएनए, डीएनए एक सब्सटेंस होता है जो कि सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, जो कि हेरिडिटी होती है ना, आनुवंशिकता, उसको वो कंट्रोल करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। Everett and his college roommate James R. Wrong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together they later wrote the paper that explained the theory. तो एब्रेट और उसके कॉलेज रूममेट ने, जेम्स आर रॉन्ग ने, वो है पूरी रात काम किया है ना, ड्राइंग पिक्चर्स बनाते रहे और जो प्लास्टिक के मॉडल्स बनाते रहे वो पूरी रात, कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं या फिर वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं। टुगेदर दे लेटर रॉट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और बाद में उन्होंने जो है एक पेपर पे लिखा कि उसकी जो थ्योरी क्या है, जो सेल लाइफ की थ्योरी बताई थी उन्होंने कि उसकी थ्योरी क्या है। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्रिट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। क्योंकि इस बात से ना कोई सरप्राइजिंग नहीं हुआ, किसी को भी आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने इतना बड़ी थ्योरी लिख दी, सेल लाइफ के बारे में इतनी बड़ी थ्योरी लिख दी, क्योंकि किसी को भी इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ था। बिकॉज क्योंकि हार्वर्ड विद कि वो हमेशा जो थे हार्वर्ड में जो ग्रेजुएटेड करा था उन्होंने ना, तो हार्वर्ड में वो हमेशा हाईएस्ट मार्क्स लेकर पास होते थे, तो सब सोचते थे कि भाई ये तो इंटेलिजेंट था ही बच्चा, ये तो कर ही लेगा। सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, तो उनके क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, 1510, यानी कि 1510 स्टूडेंट्स थे, लेकिन उसमें भी वो सेकंड आते थे। तो बहुत बड़ी बात होती है 1500 स्टूडेंट्स में से सेकंड आना, तो वो हमेशा सेकंड आते थे वहाँ पर। एब्रिड वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्रिड जो थे ग्रेजुएट स्टूडेंट जब बने तो वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में रिसर्च के लिए भी गए, वहाँ वो रिसर्चर बने।
देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी, जहाँ पर उन्होंने अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए। वो कहाँ बन गए थे रिसर्चर? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। तो वहाँ पर एक रिसर्चर के रूप में वो काम करने लगे जब उन्होंने ग्रेजुएट कर लिया, यानी ग्रेजुएशन जब उनकी कंप्लीट हो गई। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर ये थ्योरी करेक्ट हो जाती है, वो सोचते थे, इसलिए वो टेस्ट करते रहते थे कि अगर ये थ्योरी करेक्ट हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो वो सोचते थे कि जीवन का जो प्रोसेस है हमारा, कि वो किस तरीके से होता है, फिर इसका जो लाइफ साइकिल है उसको समझना बहुत अच्छा हो जाएगा, उसको मतलब उसके लिए बहुत बड़ा कदम होगा ये। इट माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीज। उन्होंने सोचा कि ये थ्योरी जो है बहुत सारे नए नए आइडियाज़ को भी पैदा करेगी, जैसे कि कैंसर की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, और बहुत सारे जो डिसीज और बहुत सारे जो रोग होते हैं उसके लिए सुरक्षा कवच बनकर ये पैदा होगी। कि उन्होंने सोचा कि जो इसका प्रोसेस है सेल का, ये पता चलेगा। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एवरेज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब इसलिए पॉसिबल हो पाया, ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एब्रिट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी जो थी, क्यूरियोसिटी मतलब उनके माइंड में जो कुछ कुछ करने की चाहत जो रहती थी ना साइंस के प्रति, वो सोचते थे, बचपन से उन्हें लर्निंग का शौक था। देखो उनकी माता ने भी उनको प्रोत्साहन दिया था, तो कुछ ना कुछ करते ही रहते। तो ये सब एब्रिट की साइंटिफिक जो क्यूरियोसिटी थी उसकी वजह से संभव हो पाया। His high school research into the purpose of the spots on a monarch's pupa eventually led him to his theory about cell life. उनका जो हाई स्कूल की जो रिसर्च थी, ठीक है, 9th 10th 11th 12th को वहाँ पर हाई स्कूल बोलते हैं, तो उनकी जो हाई स्कूल की रिसर्च थी किसके बारे में थी? जो मोनाश प्यूपा का, जो उन्होंने स्पॉट्स जो होते हैं उसमें 12 स्पॉट्स होते हैं छोटे छोटे, तो उनसे जो हार्मोन्स निकलता है, तो उन्होंने उसकी खोज की थी। तो इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल, उसी ने जो है सेल लाइफ के बारे में आगे चलकर समझाया। सब पता नहीं था कि इतनी छोटी सी जो उनकी खोज है वो आगे चलकर इतना बड़ा रूप ले लेगी और इतना वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी, जिससे कि सेल लाइफ के बारे में जाना जा सकेगा। ओके। Richard Abbott has been interested in science since he first began collecting butterflies. रिचर्ड एब्रिट जो थे शुरू से ही साइंस में इंटरेस्टेड थे, जब वो शुरू में ही जब बटरफ्लाइज को इकट्ठा करते थे। बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन वो किसी भी चीज़ में ना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे और ज़्यादा गहराई नहीं लेते थे, मतलब शौक तो उनको सब चीज़ का था, वो चैम्पियन थे, ऑलराउंडर थे वो, ठीक है, वो ऑलराउंडर थे, इसलिए वो टाइम नहीं मिलता था बस उनको, तो इसीलिए वो बटरफ्लाई को कलेक्ट करते थे। एबिट ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन, डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन। देखो लिख रहा है ना, तो एबिट जो थे ऑल्सो बिकम अ चैम्पियन, वो एक चैम्पियन भी थे, डिबेटर थे, है ना, एंड पब्लिक स्पीकर, और एक पब्लिक स्पीकर थे, मतलब पब्लिक में अच्छे तरीके से बोल पाते थे, एंड अ गुड कैनोइस्ट, और वो एक अच्छे कैनोइस्ट भी थे, एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, मतलब इस तरीके से बोला जा सकता है वो एक जो है ऑल अराउंड आउटडोर पर्सन थे, मतलब वो बाहर की दुनिया से भी कनेक्टेड थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, बल्कि वो क्या थे, जो प्रकृति की और साइंटिफिक एग्जिबिट्स जो होती है उनके फोटोज़ को क्लिक किया करते थे, तो वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्रिट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, हाई स्कूल में रिचर्ड एब्रिट जो थे स्ट्रेट ए के स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी ही टर्न अ लॉट ऑफ हिस एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, क्योंकि लर्निंग जो थी ईजी थी, ही टर्न अ लॉट ऑफ हिस एनर्जी, उन्होंने जो अपनी सारी एनर्जी को टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स, अपने जो है सारी एनर्जी को उन्होंने डिबेट किया, किसको? मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स में वो चले गए। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, उन्होंने किसी को एडमायर भी किया। एडमायर मीन्स होता है फॉलो करना, तो वो किसी को फॉलो भी करते थे, किसको फॉलो करते थे? वो रिचर्ड ए वेरर को, ठीक है, किसको फॉलो कर रहे थे? वो रिचर्ड ए वेरर को, इसका नाम याद रखना आप लोग। ही सोशल स्टडीज़ टीचर एंड एडवाइज़र टू बोथ क्लब्स, वो जो थे उनके जो सोशल स्टडीज़ के टीचर थे और एडवाइज़र थे किसके? दोनों क्लबों के। उन्होंने उनको एडवाइस किया था कि तुम ये डिबेटिंग क्लब और ये मॉडल यूनाइटेड क्लब्स में, नेशन क्लब्स में जाकर पार्टिसिपेट करो, मतलब वहाँ जाकर काम करो, ठीक है। उन दोनों क्लब्स के बारे में उन्होंने ही राय दी थी उनको। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, उनका कहना था कि मिस्टर वेरर जो थे उनके लिए परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़, एब्रिट सेड, एब्रिट का कहना था, एब्रिट ने कहा कि उन्होंने जो है मेरा ओपन माई माइंड, उन्होंने मेरा जो माइंड था वो नए नए विचारों के लिए खोल दिया, मतलब वही उनको राय देते थे अच्छा सा करने की। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, रिचर्ड जो थे वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट जताते थे, हमेशा उनके अंदर जो था एक एक्स्ट्रा एफर्ट था। मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर ने कहा है, देखो उनके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ थी जो शुरू में आया था कि वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे, बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती थी उनके अंदर कुछ ना कुछ करने की, फिर उनके अंदर जो कॉम्पिटिटिव माइंड भी था, वो सोचते थे कि हमेशा मुझे ही आगे निकलना है, कॉम्पिटिशन करने में उनकी उत्सुकता थी, और बटरफ्लाई को कलेक्ट भी करते थे, कुछ ना कुछ उनके अंदर नया करने की चाहत रहती थी। तो इस तरीके से उनकी जो है क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उनके फीचर्स हैं।
तो यानी कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट भी था, उन्होंने ये वाली क्वालिटीज़ भी बताई, मिस्टर वेयर ने कहा है। व्हाट प्लीज मी वॉज हेयर वॉज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हिज अदर इंटरेस्ट। तो मिस्टर वेरन ने कहा कि उनके अंदर एक एक्स्ट्रा एफर्ट रहता था। व्हाट प्लीज मी वॉज, जो उनको, उन्होंने कहा कि जो मुझे खुश रखता है, हेयर वॉज दिस पर्सन, यही वो इंसान था जो मुझे खुश रखता है या खुश रख सकता है, उसने मुझे खुश किया, ये वही इंसान था। हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च, जो कि डिबेट रिसर्च में अपने रात को 3 से 4 घंटा लगातार डिबेट रिसर्च करते थे। बिसाइड्स डूइंग ऑल, इसके अतिरिक्त वो जो है अब बटरफ्लाइज की रिसर्च करते थे, बटरफ्लाइज के ऊपर जो रिसर्च की थी उन्होंने रिसर्च करते थे, एंड इज अदर इंटरेस्ट, और जो उनके और दूसरे इंटरेस्ट होते थे वो भी वो करते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, वो रिचर्ड जो था कॉम्पिटिटिव था। मिस्टर वेरर ने कंटिन्यू किया कि वो कॉम्पिटिटिव माइंड का भी था, मतलब उनके अंदर कुछ ना कुछ कंपटीशन रहता था, बट नॉट इन अ बैड सेंस, लेकिन जो उनका कंपटीशन था वो किसी बैड सेंस से नहीं था, मतलब वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे। अगर कंपटीशन करते थे किसी से तो वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया, रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग फॉर विनिंग अ सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। रिचर्ड जो हमेशा जब कभी कंपटीशन करता था तो वो इस बात में इंटरेस्टेड नहीं था कि कभी भी जीता जाए या फिर मुझे प्राइज़ के लिए जीतना है, ऐसा वो कभी नहीं सोचते थे। रेदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड, लेकिन बल्कि वो तो इसलिए जीतते थे, इसलिए वो जीतना चाहते थे कि उन्हें जो है अपनी लाइफ में कुछ बेस्ट देना था, मतलब बेस्ट जॉब ही कुड, जितना ज़्यादा बेस्ट कर सके उतना उनको करना था। फॉर द राइट रीज़न ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, किसी अच्छे कारण से उनको बेस्ट होना था। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और किसी साइंटिस्ट के बनने में ये सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट्स है, मतलब इसको उन्होंने एक रेसिपी की तरह बताया है कि एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, किसी साइंटिस्ट के बनने में ये एक मेन इंग्रेडिएंट्स है। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, कि सबसे पहले अपना जो माइंड है अच्छा करो, दिमाग ताज़ा करो। ऐड क्यूरियोसिटी, उसके अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी को ऐड करो। एंड मिक्स इन द वेल टू विन फॉर द राइट रीज़न, और जीतने के लिए इसको अच्छे से मिक्स करो। ठीक है, एक रेसिपी की तरह उन्होंने बताया है, इंग्रेडिएंट्स है ये बहुत अच्छा। एवरेट हैज़ दिस क्वालिटीज़, एवरेट्स के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, देखो हमने ये पार्ट 1 में पढ़ा है, इसमें बताया कि उनकी मदर ने उनको एक बुक गिफ्ट की थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। तो मोनार्क्स एक बटरफ्लाई थी, है ना, तो उसको माइग्रेशन के बारे में, कि उसकी माइग्रेशन के ऊपर थी ये बुक, कि माइग्रेट करके वो कहाँ जाती है। तो जब से उनको ये बुक मिली थी ना, उसी समय से उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी जागी। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, जिसने उनके लिए साइंस की पूरी दुनिया खोल दी उस बुक ने। रिचर्ड एबिट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, उस दिन से रिचर्ड एबिट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को नहीं खोने दिया। ठीक है, कि वो ऐसा नहीं कि बचपन से क्यूरियोसिटी माइंड के थे, लेकिन नहीं, उनकी जो ये जो रिचर्ड एबिट की जो ये साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है उसको उसने बुक ने कभी नहीं खोने दिया, बचपन में हो चाहे वो बड़े हो गए हों, उनके लिए ये हमेशा उसके दरवाजे खुले ही रहे। ठीक है, जिसने उस बुक ने उनके लिए साइंस की पूरी दुनिया खोल दी। चैप्टर थोड़ा टफ है, आप लोग बार बार इसको लर्न करोगे, समझोगे तो अच्छे से आपको समझ आएगा। चैप्टर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलिए, तो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।